अगर आप लोग वियतनाम जा रहे हो और वीज़ा के प्रोसेस को लेके कंफ्यूज हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है अगर आप सिर्फ फुकॉक जा रहे हो तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़े, इवन इफ़ योर फ्लाइट हैज़ अ लेओवर इन हो चिन मिन सिटी। बट अगर आप मेनलैंड विजिट करने वाले हो जैसे कि दानंग, फुकॉक और हो चिन मिन सिटी, तब आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी और मिस्टेक्स जो कि आपको हेल्प करेगा ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वियतनाम वीज़ा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और फीस के बारे में बताऊंगा। अगर आप हो चिन मिन, दानंग, हनोई, निनबिन, सापा जाना चाहते हो तो आपको वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। करंटली वियतनाम का ई वीज़ा के अंदर आपको सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन आता है। सिंगल एंट्री में आपको 90 डेज़ तक ई वीज़ा मिलता है, जिसकी एक कुछ कॉस्टिंग होती है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप फुकॉक जा रहे हो तो फुकॉक के लिए अभी वीज़ा का एग्जाम्पशन है फॉर 30 डेज़, बट इसमें एक कैच है। ध्यान रखना कि आपके सेल्फ ट्रांसफ़र ना हो और आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट आपका बैगेज चेक इन करा दे हुए फुकॉक के अंदर, क्योंकि करंटली अभी फुकॉक के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती है। आपको मिनिमम 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, और ये आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर इससे कम होता है तो आपको जाने नहीं दिया जाता और आपका वीज़ा ही अप्लाई नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा वीज़ा आपका। तो मेक श्योर करना कि मिनिमम 6 मंथ्स आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, एक इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सको, और आपको एक वैलिड होटल बुकिंग चाहिए जो कि हम वीज़ा के फॉर्म में अप्लाई करते टाइम फिल करेंगे। वियतनाम की वीज़ा की फ़ी 2100 से लेकर 2400 के बीच रहती है। वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप सिंपल लिख सकते हो वियतनाम ई वीज़ा। ये वियतनाम का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ डिक्लेरेशन आती हैं जिसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ बॉर्डर गेट्स बताते हैं कि आपको सिंपल ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप स्किप करके दोनों बॉक्सेस को टिक करके नेक्स्ट पे जा सकते हो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको पासपोर्ट का फ्रंट पेज की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। तो मेक श्योर करना कि आपका ये जो फेस मैच है ये भी एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, वरना इसके भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर करो कि ये ग्रीन में ही हो। जैसे कि मेरा यहाँ पर फेस 80% मैच हो रहा है तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट ही है। तो आप देखो कि यहाँ पर सारी डिटेल्स इसने मेरे पासपोर्ट से पिकअप करके फिल कर दी है, बट आप मेक श्योर करो कि ये सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट से एग्जैक्टली मैच करती हो, वरना आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। नेशनलिटी में इंडिया आएगा, और साथ ही साथ ईमेल आईडी वो देना जो आपकी करंटली वर्किंग हो, क्योंकि आपको इसी पे अपना वीज़ा रिसीव होगा। रिलीजन के लिए आपको हिंदू लिखना होगा, जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आप बॉर्न हुए हो, और आपसे ईमेल आईडी वापस कंफर्मेशन लेता है, पर सारी ऑलरेडी नो है। जैसे हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम, अगर आपने नहीं करा है तो उसको नो रहने दो। डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज़, अगर नहीं है तो उसको नो रहने दो। वायलेशन ऑफ द वियतनामीज लॉ और रेगुलेशन कुछ है तो उसको भी नो पे ही टिक रहने दो। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ई वीज़ा कितने दिनों के लिए चाहिए, आपको सिंगल एंट्री चाहिए या आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए। जैसे अभी मैं सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ सिंगल एंट्री ही सेलेक्ट कर रखा है। फिर ग्रैंड ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, आपको यहाँ पर आप जो फ्लाइट जिस डेट पे आप बुक करोगे, सपोज आप फ्लाइट बुक कर रहे हो 15 की और अगर आपकी एंट्री है हनोई की 16 की, तो आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है। 16 फरवरी या फिर 16 जनवरी को अगर मैं हनोई पहुँच रहा हूँ तो मेरी वो एंट्री पॉइंट होगा, वो मेरी एंट्री डेट होगी। सपोज़ अभी के लिए मैं 10 दिसंबर मेरा एंट्री पॉइंट कर लेता हूँ। अगर और आपको वीज़ा की वैलिडिटी आप कितनी भी ले सकते हो, जैसे कि 90 डेज़ तक आप ले सकते हो, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। तो आप एक काम करो, आप लोग कम से कम 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो अपने एग्ज़िट के, क्योंकि मान लो अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है जिसकी वजह से आप अपना फ़्लाइट नहीं ले पाए या फिर आप फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए, तो आपके पास 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। तो आप 1-2 या 2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर आपका ऑटोमेटिक फिल हुआ है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पासपोर्ट से मैच करता हो, वरना आपको इशू आ सकता है वीज़ा में। यहाँ पर आपको अपना टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है। यूजुअली हम इंडियंस के पास या फिर जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं रहते हैं, जो डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, वो उनके लिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही रहता है।
डेट ऑफ इशू ये आपको अपने पासपोर्ट में चेक करना पड़ेगा कि डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट की क्या है, और सारी डिटेल्स आपको उसी से रिकॉर्डिंग आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस आपको वो फिल करना पड़ेगा। अब वीज़ा रिजेक्ट ना हो इसलिए मैंने ये करा था कि आपकी जो पासपोर्ट में एड्रेस है आप उसी को फिल कर दो यहाँ पर सेफर साइड के लिए। यहाँ पर आपको अपना नंबर फिल करना होता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हो। रिलेशनशिप में आपको फिल करना होता है कि आपकी रिलेशनशिप क्या है उस बंदे से रिलेटेड। फिर ऑक्यूपेशन पे आपको मैंडेटरी नहीं दिखेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है वो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो। जैसे अपन नीचे आएंगे इन्फॉर्मेशन में, तो पर्पस ऑफ एंट्री हमेशा हमारा टूरिस्ट रहेगा क्योंकि हम टूरिस्ट हैं। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री ये आपने टॉप में जो फिल करी थी उससे मैच करनी चाहिए। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे हमारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है जो कि 14 डेज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप फ़ोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, आपको यहाँ पर वियतनाम के होटल का एड्रेस देना पड़ेगा। तो जो आपने फर्स्ट होटल बुक करा है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। प्रोविंस और सिटी और वार्ड और कम्यून जो है वो आप ChatGPT पे एड्रेस डाल के पूछ सकते हो, वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि हमारा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होगा। मैं भी जब वीज़ा अप्लाई कर रहा था मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने बहुत लोगों को रीच आउट करा था, मैंने पूरा यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, बट किसी ने भी मेंशन नहीं करा था। और यही मेन रीज़न है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में आपको समझाता हूँ। जब हम लोग न्यू दिल्ली से, पुणे से, मुंबई से दानंग की फ़्लाइट लेते हैं या फुकॉक की फ़्लाइट लेते हैं, तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। वो लोग हैनोई या हो चिन मिन से रीडायरेक्ट करके हमें दानंग फुकॉक ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यू दिल्ली टू हैनोई इंटरनेशनल फ़्लाइट हो गई, हैनोई टू दानंग मेरे लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट हो जाती है। तो मेरा कनेक्शन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में चेंज होता है, तो मेरा इमिग्रेशन हमेशा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही होता है। सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपकी फ़्लाइट न्यू दिल्ली टू दानंग है या फिर आपकी फ़्लाइट मुंबई टू फुकॉक है, उसके अंदर आपको अगर लेओवर मिलता है हैनोई और हो चिन मिन के लिए, तो वो आपका एंट्री पॉइंट होगा और वहीं पे आपका इमिग्रेशन क्लियर होगा। अगर आप फुकॉक जा रहे हो डायरेक्ट और अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, लेओवर है, तो आपका हैनोई में या हो चिन मिन में ही इमिग्रेशन होगा। और आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा? अगेन मेरी फ़्लाइट फुकॉक से न्यू दिल्ली है या फिर फुकॉक से मुंबई है या फुकॉक से पुणे है या फिर फुकॉक से कहीं से भी हो सकती है। अगर मेरी फ़्लाइट, मेरा प्लेन बिना रुके डायरेक्ट न्यू दिल्ली जा रहा है तो मेरा एग्जिट पॉइंट होगा फुकॉक। बट अगर मेरा लेओवर है जो कि हैनोई में, हो चिन मिन में, कहीं पे भी मेरा लेओवर होगा तो वो मेरा एग्जिट पॉइंट होगा। मेरे केस में मेरी फ़्लाइट थी फुकॉक से न्यू दिल्ली, तो मेरा लेओवर था हो चिन मिन सिटी में, तो मेरा एग्जिट पॉइंट क्या हो गया? हो चिन मिन सिटी। और मेरी आने की फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली टू दानंग, जहाँ पर मेरा लेओवर था हैनोई, तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो गया? हैनोई। अब मैं आपके लिए एक और कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जैसे कि मान लो मेरी फ़्लाइट है फुकॉक टू न्यू दिल्ली या फिर मेरी फ़्लाइट है फुकॉक टू बैंगलोर और मेरा बीच में लेओवर है वो वियतनाम में नहीं है, मेरा लेओवर है बैंकॉक में, तो इस केस में मेरा एग्जिट पॉइंट क्या होगा? इस केस में मेरा एग्जिट पॉइंट फुकॉक होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी जो फ़्लाइट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोगे, ना कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। तो बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर आपकी फ़्लाइट किसी वियतनाम एयरपोर्ट में ही जा रही है लेओवर करके, तो वो आपका एग्जिट पॉइंट या एंट्री पॉइंट होगा। अगर वो किसी दूसरे एयरपोर्ट पे जा रही है जो कि वियतनाम में नहीं है, वो आपका एग्जिट पॉइंट नहीं हो सकता है। आपका एग्जिट पॉइंट वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट ही होगा। इस केस में मेरा फिर फुकॉक ही एयरपोर्ट एग्जिट पॉइंट होगा। आई होप सो कि मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया हो। अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो और आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ मैंने दानंग, वियतनाम और फुकॉक की ट्रैवल गाइड बनाई है, वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको फिर ये टिक करना होता है, ये मेक श्योर करता है कि आप वियतनाम के अंदर परमानेंटली रहने नहीं जा रहे हो या आप टेम्परेरी बेसिस पे जा रहे हो और आपका पर्पस टूरिस्ट है। उसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल दैट एप्लीकेशन प्लान्स टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंटर इनटू वियतनाम। ये 1 ईयर के अंदर जा नहीं गए हो तो आपको नो सेलेक्ट करना। अगर आप गए हो तो डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट येस। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है वियतनाम में तो आपको उसको येस करना होगा, अगर नहीं रहता तो उसको नो ही रहने दो। अगर आपके चाइल्ड का पासपोर्ट आप ही के साथ बना हुआ है तो आप यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर सकते हो और उसी का वीज़ा आप उसके साथ साथ भी ले सकते हो। आपको सेपरेट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके चाइल्ड का सेपरेट पासपोर्ट है तो आपको उसके लिए सेपरेट ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इंटेंडेड एक्सपेंसेस, द डिड यू बाय इंश्योरेंस का पूछते हैं, मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। वीज़ा के अंदर जो भी एप्लीकेशन में या फिर जिस फॉर्म के आगे मैंडेटरी नहीं है आपको फिल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उसको अवॉइड ही करो। आपको सिंपल क्लिक करना है आई हियर बाय डिक्लेयर करके, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद ये आपको आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने को बोलेगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट हो। यहाँ पर आपको फिर सिक्योरिटी कोड एंटर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन कंप्लीट होते ही आपको ये फॉर्म मिलेगा। मेक श्योर करना कि इसका स्क्रीनशॉट रख। जैसे आप क्लिक करते हो आप पेमेंट पे पहुंच जाते हो। अगर आप वीज़ा की फ़ी देखोगे तो यहाँ पर 25 USD दिखा रहा है, जो कि अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो 2400 के अकॉर्डिंग समथिंग कुछ बैठता है। अगर आप यहाँ पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो 0 फॉरेक्स मार्कअप वाला, तो आपको सिर्फ 2400 ही पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप एक ऐसा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो जहाँ पर फॉरेक्स की मार्कअप फ़ी रहती है, तो आपको 4% फॉरेक्स मार्कअप फ़ी लगेगा, साथ साथ आपको 18% GST लगेगा। तो आपकी वीज़ा की कॉस्टिंग कुछ 26 से 2700 हो जाती है। जैसे ही आप आई एग्री टू पे करोगे आप पेमेंट की तरफ चल जाओगे और अब वहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन दिखते हैं। अभी मैं पेमेंट कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ, बट ये आपको एक शो करने के लिए था कि आपको कितना पेमेंट देना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। हम इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट पे सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB से आप इजीली पे कर सकते हो। वीज़ा अप्लाई करने के बाद मिनिमम आपको 1 वीक लगता है कंफर्मेशन आने के लिए कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, जो कि आपको मेल पे रिसीव होगा। मेल के अंदर आपको एक लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीज़ा डाउनलोड कर सकते हो। आपकी जो फोटोग्राफ है या फिर आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, मेक श्योर करो उसमें कुछ भी आपने हेड नहीं पहना हो, कुछ भी एक्सेसरीज़ वेयर नहीं करी हो। अगर आपने ग्लासेस वेयर करे हैं तो वो आपकी आई क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ग्लासेस टिंटेड नहीं होने चाहिए, आपके फेस पे स्माइल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपके तीत शो नहीं होने चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे आई यहाँ पर, जब मैं अपना पासपोर्ट अपलोड कर रहा था तो मुझे यहाँ पर वो नोटिफिकेशन एरर दे रहा था कि स्क्रिप्ट का कुछ इशू है या फिर टैग्स फाउंड, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो इसको रिजॉल्व करना भी बहुत ईजी है। या तो आप अपने पासपोर्ट की नई फ़ोटो क्लिक कर लो, या फिर आप अपनी फ़ोटो व्हाट्सएप पे खुद को सेंड करके वो वापस से पासपोर्ट की फ़ोटो डाउनलोड कर लो, तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका पासपोर्ट नंबर आपने फिल करा नीचे एप्लीकेशन फॉर्म में और जो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हैं वो एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगी तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्थ, अपना एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत सही से फिल करो। मैंने आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर ही दिया है कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कैसे फिल होगा हमारा। फिफ्थ पॉइंट, कभी कभी हम फोटो अपलोड करते हैं तो वो एरर शो करता है कि आपका फोटो सही नहीं है। तो उसमें क्या करना है, एक नया फोटो क्लिक करो वाइट बैकग्राउंड पे अच्छे से प्रोफेशनल अटायर में, वो आपका फोटो एक्सेप्ट हो जाएगा। और कभी कभी डेबिट कार्ड जो है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है वो वर्क नहीं करता, तो मेक श्योर करो कि एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से ही आप करो या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने कार्ड पे ऑन कर दो और विद इन अ वीक आपको अपना वीज़ा मिल जाएगा ईजिली। और ट्राई करो कि आप अपना जो एग्जिट पॉइंट है उसमें आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि अगर आपका फ्लाइट डिले होता है या फिर कुछ भी इशू होता है, आपके पास एग्जिट करने के लिए 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आप वीज़ा इजीली अप्लाई कर पाओगे। सो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऐसे ही आपके लिए ट्रैवल ट्रिप्स लेके आएंगे। हम लोग यहाँ पर हमारे चैनल पे आइटनरी शेयर करेंगे, डे वाइज व्लॉग शेयर करेंगे, साथ ही साथ वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, करेंसी कैसे स्मार्टली कैरी करा जाता है, या फिर एक इंटरनेशनल ट्रैवल को हमें इतना ईजी करना है, फ्री ऑफ माइंड से आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो, वो भी एक बजट में। सो गाइज, प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप हमें सपोर्ट करो, आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो हमारे चैनल को, और ये वीडियो शेयर कर दो जो वियतनाम जाने वाला है और आपको लगता है कि वो सोच रहा है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करूँगा, क्या इशू है,